इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एयर कॉमोडोर रिटायर्ड जनाब खालिद चिश्ती साहब। चिश्ती साहब बहुत शुक्रिया सर आपका। हमने मेरे ख्याल में 28 फरवरी से लेकर अब तक मुतअद्दिद दफ़ा आपको ज़हमत दी है और समझने की कोशिश की है रादर कि हो क्या रहा है, और आज भी सवाल वही है। आई थिंक इट्स प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब तो आई थिंक वेयर डज़ द वर्ल्ड गो फ्रॉम हेयर, बिकॉज बोथ द साइड्स दोनों की तरफ से आ गया है। अब तो ईरान ने भी कह दिया है कि कोई शक नहीं है कि इस्लामाबाद MOU ख़त्म हो चुका है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ये पहले कह चुके हैं। आज अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये कहना कि हम आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालेंगे, और फिर ये कि ईरान बहुत बुरे लोग हैं इसलिए उन्हें बुरी तरह मार पड़ेगी और पड़ रही है, और फ्रेश स्ट्राइक्स हो रही हैं। ईरान रिटेलिएट कर रहा है अगेन विद द सेम वेलर, और वो हर जगह वो भी अटैक कर रहे हैं। सो वेयर आर वी एग्जैक्टली स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम? नीत साहब, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया है, और ये बहुत अच्छा सवाल है कि हम खड़े हैं आउटकम ऑफ द वॉर पे। हम उसके बेनिफिट्स या नुकसानात दोनों तरफ उस पे चल रहे हैं बुनियादी तौर पर। ये क्योंकि जंग क्लियर कट नोट पे ख़त्म नहीं हुई, एक फॉर्मल सीज फायर उस तरह नहीं डिक्लेयर हुआ कि एक फातह हुआ और एक मकतू हुआ और नुकसान हो गया। दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ाहिर सस्टेन कर चुके हैं जंग। वो हम कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में अर्ज किया। अब वो चाहते हैं कि सिर्फ ऑप्टिकली नहीं, अब मुज़ाकरात हो रहे हैं, और जाहिर है जितना आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ मुज़ाकरात में होते हैं उतना ही जो मुआहदा होता है वो आपके फेवर में होता है। आपने देखा कि ईरान ने मजबूर कर दिया इस MOU की पहली शेक के अंदर, या पहला जो उसका पैराग्राफ है उसमें अंदर 3 जगह लेबनान का जिक्र है। उसका मतलब क्या है कि ईरान की सेंसिटिविटी, दैट मीन्स उसको ये एज था कि वो सेंसिटिव है। अब ये एक नो वॉर नो पीस के दरमियान में मैं चलता देख रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर हम कंपेयर कर लेते हैं JCPOA 2015 दिसंबर में साइन हुआ था। ठीक है जी। जब उस वक्त साइन हुआ था तो उसका जो इंटरम एग्रीमेंट था या अंडरस्टैंडिंग थी वो नवंबर 2013 में साइन हुई। दैट मीन्स मैं प्रूव ये करना चाह रहा हूँ कि 25 महीने लगे थे उसके बाद, नवंबर 2013 से 2015 तक, जब ये नेगोशिएशन होती रही, बार्गेन होती रही, तब जाके एग्रीमेंट हुआ। लेकिन उस वक्त 25 महीने लगे और ऑलमोस्ट 36 महीने लगे उसको रिवोक करने में। अमेरिकन प्रेसिडेंट आए, उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। अब ईरान को उस वक्त जो था, जो 25 महीने नेगोशिएट कर रहा था, उस वक्त जंग से और इन तबाहियों से बचने के लिए कर रहा था उसमें। बुनियादी तौर पर ये फर्क है। अब जंग हो चुकी है, बचा कुछ नहीं है। 20,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस और मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज टारगेट हो चुकी हैं। तो ईरान समझता है कि मैं रोजाना तो इस तरह का नुकसान नहीं उठा सकता, क्योंकि उसने सस्टेन कर लिया है। तो एक न्यू फाउंड लीवरेज है जिसको वो कन्वर्ट करना चाहता है। अब ऐड करें स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, एक नई उसको एक मिली है जिद्दत, उसकी रिन्यूड कॉन्फिडेंस है उसका। तो मैं ये देख रहा हूँ आने वाले वक्तों में ये जंग बिटवीन नो पीस एंड नो वॉर के दरमियान में चलेगी। दैट मीन पीस और वॉर के दरमियान में एस्केलेशन होती रहेगी। ऑल टुगेदर पीस नहीं देख रहा, लेकिन दोनों मुल्कों में एक एलिमेंट ऑफ रियलिज्म है। दोनों मुल्क चाहेंगे कि ऑल आउट जंग में ना जाएं, क्योंकि मिलिटरीली अमेरिका कर सकता है अभी भी दोबारा स्टार्ट, लेकिन मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल करने से फिर भी दूर नजर आता है। बट सर ऑब्वियसली इसका एक जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो नेचुरली ग्लोबल इकोनॉमीज तो हिट होंगी, बट डू यू थिंक कि जो थोड़ी सैनिटी या स्टेबिलिटी आ रही थी ये गल्फ़ कंट्रीज़ में, GCC ममालिक के अंदर, या थोड़ा सा नॉर्मलसी की तरफ चीज़ें जा रही थी, विद दिस रिटेलिएशन जो ईरान की तरफ से भी आई है, आपने खुद देखा होगा कि बहरीन की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अलर्ट जारी कर रही है कि सड़कों पे ना निकलें। अबू धाबी की गवर्नमेंट वो जस्टिफिक पूरा एक बता रहे हैं कि नहीं, मिसाइल्स आए हैं लेकिन हमने उनको बाहर ही एंगेज कर लिया। बट ऑब्वियसली कोई भी दुनिया की ताकत हो, ये 100% तो ये चीज़ें मुमकिन नहीं होंगी। सो उसको आप किस एंगल से देखते हैं? यहाँ तो चले नो पीस नो वॉर चलेगा, बट ये ममालिक जो अफेक्ट हुए हैं पहले, इनका क्या बनेगा? ईरान इस वक्त बहुत थिन लाइन से गुजर रहा है, क्योंकि वो जरा सी थ्रेशोल्ड, एक तो वो वहां अमेरिका को शायद देता है जिसके 50,000 के ट्रूप्स अभी भी मौजूद हैं इस एरिया में। अमेरिकन प्रेसिडेंट को जाहिर नेतन्याहू याद कराते रहते हैं कि जनाब आप इतनी बड़ी सुपर पावर है, आप जंग हार गए हैं, पोजीशन ऑफ वीकनेस से आप मुआहदे कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर कोई डाइवर्जेंस पैदा हुई भी थी इन मिडल ईस्ट के ममालिक की अमेरिका से और लैक ऑफ ट्रस्ट हुआ था, उस ट्रस्ट डेफिसिट को ईरान दोबारा हमले करके दोबारा अमेरिका की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। मेरा मानना यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट पहले ही था। अगर वो अभी वो गैप भर रहा ही नहीं था या भरने पाया ही था तो इन्होंने दोबारा हमले कर दिए। तो इन मुल्कों के पास क्या चॉइस है? जब उनको ये पता लगेगा कि ईरान तो हमें बुली कर रहा है और अगर अमेरिका चला गया तो और ज्यादा बुली करेगा, ये तो टाइम रिप्रोचमेंट का था, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का होना चाहिए था कम से कम इन मुल्कों के दरमियान। अगर कहीं अमेरिकन इंटरेस्ट को वो कर सकते तो कर देते, लेकिन जब टारगेट कंटिन्यूसली अरब मुल्क होंगे
तो उनके अंदर एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी के अलावा चॉइस ही नहीं बचेगी सिवाय यू टर्न लेके वापस अमेरिका की तरफ जाएं, जो कि जाहिर है नेतन्याहू भी चाहता है कि अमेरिकन प्रेजेंस यहाँ पे रहे, और ये अरब ममालिक के पास और इनके पास चॉइस नहीं रहेगी और ऑब्लिगेटरी हो जाए कि अमेरिका यहाँ से ना जाए, जो फिर ईरान को सूट नहीं करता। ठीक, अच्छा सर, टुवर्ड्स द एंड एक सार से फरमा दीजिएगा, हमारी पोजीशन, हैव वी सॉर्ट ऑफ टेकन अ बैक सीट ऑन दिस, आर वी ट्राइंग टू गो स्लो नाउ, या हमारी इंगेजमेंट, ऑब्वियसली यू माशाल्लाह यू वेरी वेल कनेक्टेड, हमारी इंगेजमेंट वही है जो पहले थी? एक तरफ सुपर पावर है, एक तरफ कॉर्नर्ड और वीकेंड ईरान है, लेकिन हमने दोनों का ट्रस्ट लूज नहीं किया। ये बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी की बात थी। लेकिन अब हमारी लिमिटेशन यही है कि जब एक एस्केलेशन ईरान की एज अ पॉलिसी, एज अ मैटर ऑफ वेपन एंड टूल, एज अ वेपन ऑफ चॉइस, जब वो कहेगा कि जीरो टॉलरेंस है मेरी थ्रेशोल्ड और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर किसी को नहीं आने दूंगा, मैं हाइट बैक करूंगा, तो फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट पर भी ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि 50,000 ट्रूप्स इस एरिया में हैं, वो कहता है मैं भी हिट बैक करूंगा, क्योंकि पहले ही ज़ायनिस्ट लॉबी और ज़ायनिस्ट मीडिया नेतन्याहू की बैकिंग के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कॉर्नर कर रहा है कि उन्होंने जंग तो हारी है, ये कॉम्प्रोमाइज की तरफ जा रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी अपने आप को रिफ्रेश करते हैं और रीअश्योर करवाते हैं अपना भी, अपने फॉलोअर्स को भी, कि हारा नहीं हूं मैं, बड़ी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर रहा हूं। तो ये अप एंड डाउन होता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी सेंसिटिव इसीलिए है कि दोनों तरफ, क्योंकि हमारी मर्जी से कॉन्सेंट से नहीं हो रहा, हमारी मर्जी से रुकता भी नहीं है, हमारी पोजीशन रायगा तो अभी भी नहीं गई, लेकिन चैलेंजिंग जरूर है हाउ टू बैलेंस। और ऑब्वियसली पाकिस्तान आई एम श्योर क्लोज डोर, और कतर भी कर रहा है, तुर्की भी कर रहा है, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि रिफ्रेन किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यही है कि दोनों तरफ से अभी तक उस तरह कूल डाउन में होते हम सब नहीं देख। हमने मेरे ख्याल में 28 फरवरी से लेकर अब तक मुतअद्दिद दफ़ा आपको ज़हमत दी है और समझने की कोशिश की है रादर कि हो क्या रहा है, और आज भी सवाल वही है। आई थिंक इट्स प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब तो आई थिंक where does the world go from here, because both the sides, दोनों की तरफ से आ गया है। अब तो ईरान ने भी कह दिया है कि कोई शक नहीं है कि इस्लामाबाद MOU ख़त्म हो चुका है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ये पहले कह चुके हैं। आज अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये कहना कि हम आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालेंगे, और फिर ये कि ईरान बहुत बुरे लोग हैं, इसलिए उन्हें बुरी तरह मार पड़ेगी और पड़ रही है, और फ्रेश स्ट्राइक्स हो रही हैं, ईरान रिटेलिएट कर रहा है अगेन विद द सेम वेलर, और वो हर जगह वो भी अटैक कर रहे हैं। So where are we exactly standing at this point in time? नीत साहब, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया है, और ये बहुत अच्छा सवाल है कि हम खड़े हैं आउटकम ऑफ द वॉर पे, हम उसके बेनिफिट्स या नुकसानात दोनों तरफ उस पे चल रहे हैं बुनियादी तौर पर। ये क्योंकि जंग क्लियर कट नोट पे ख़त्म नहीं हुई, एक फॉर्मल सीज फायर उस तरह नहीं डिक्लेयर हुआ कि एक फातह हुआ और एक मकतू हुआ और नुकसान हो गया। दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ाहिर सस्टेन कर चुके हैं जंग, वो हम कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में अर्ज़ किया। अब वो चाहते हैं कि सिर्फ ऑप्टिकली नहीं, अब मुज़ाकरात हो रहे हैं, और जाहिर है जितना आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ मुज़ाकरात में होते हैं, उतना ही जो मुआहदा होता है वो आपके फेवर में होता है। आपने देखा कि ईरान ने मजबूर कर दिया इस MOU की पहली शिक के अंदर, या पहला जो उसका पैराग्राफ है उसमें अंदर 3 जगह लेबनान का जिक्र है। उसका मतलब क्या है कि ईरान की सेंसिटिविटी, दैट मीन्स उसको ये एज था कि वो सेंसिटिव है। अब ये एक नो वॉर नो पीस के दरमियान में मैं चलता देख रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर हम कंपेयर कर लेते हैं JCPOA 2015 दिसंबर में साइन हुआ था, ठीक है जी, जब उस वक्त साइन हुआ था तो उसका जो इंटरिम एग्रीमेंट था या अंडरस्टैंडिंग थी वो नवंबर 2013 में साइन हुई। दैट मीन्स मैं प्रूव ये करना चाह रहा हूँ कि 25 महीने लगे थे उसके बाद, नवंबर 2013 से 2015 तक, जब ये नेगोशिएशन होती रही, बार्गेन होती रही, तब जाके एग्रीमेंट हुआ। लेकिन उस वक्त 25 महीने लगे और ऑलमोस्ट 36 महीने लगे उसको रिवोक करने में। अमेरिकन प्रेसिडेंट आए, उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। अब ईरान को उस वक्त जो था, जो 25 महीने नेगोशिएट कर रहा था, उस वक्त जंग से और इन तबाहियों से बचने के लिए कर रहा था उसमें। बुनियादी तौर पर ये फर्क है। अब जंग हो चुकी है, बचा कुछ नहीं है। 20,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस और मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज टारगेट हो चुकी हैं। तो ईरान समझता है कि मैं रोजाना तो इस तरह का नुकसान नहीं उठा सकता, क्योंकि उसने सस्टेन कर लिया है, तो एक न्यू फाउंड लीवरेज है जिसको वो कन्वर्ट करना चाहता है। अब ऐड करें स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, एक नई उसको एक मिली है जिद्दत, उसकी रिन्यूड कॉन्फिडेंस है उसका। तो मैं ये देख रहा हूँ आने वाले वक्तों में ये जंग बिटवीन नो पीस एंड नो वॉर के दरमियान में चलेगी। दैट मीन पीस और वॉर के दरमियान में एस्केलेशन होती रहेगी। ऑल टुगेदर पीस नहीं देख रहा, लेकिन दोनों मुल्कों में एक एलिमेंट ऑफ रियलिज्म है। दोनों मुल्क चाहेंगे कि ऑल आउट जंग में ना जाएं, क्योंकि मिलिटरीली अमेरिका कर सकता है अभी भी दोबारा स्टार्ट, लेकिन मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल करने से फिर भी दूर नजर आता है। बट सर ऑब्वियसली इसका एक जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो नेचुरली
ग्लोबल इकोनॉमीज तो हिट होंगी, बट डू यू थिंक कि जो थोड़ी सैनिटी या स्टेबिलिटी आ रही थी ये गल्फ़ कंट्रीज़ में, जीसीसी ममालिक के अंदर, या थोड़ा सा नॉर्मलसी की तरफ चीज़ें जा रही थी, विद दिस रिटेलिएशन जो ईरान की तरफ से भी आई है, आपने खुद देखा होगा कि बहरीन की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अलर्ट जारी कर रही है कि सड़कों पे ना निकलें। अबू धाबी की गवर्नमेंट वो जस्टिफिक पूरा एक बता रहे हैं कि नहीं, मिसाइल्स आए हैं लेकिन हमने उनको बाहर ही एंगेज कर लिया। बट ऑब्वियसली कोई भी दुनिया की ताकत हो, ये 100% तो ये चीज़ें मुमकिन नहीं होंगी। सो उसको आप किस एंगल से देखते हैं? यहाँ तो चले नो पीस नो वॉर चलेगा, बट ये ममालिक जो अफेक्ट हुए हैं पहले, इनका क्या बनेगा? ईरान इस वक्त बहुत थिन लाइन से गुजर रहा है, क्योंकि वो जरा सी थ्रेशोल्ड, एक तो वो वहां अमेरिका को शायद देता है जिसके 50,000 के ट्रूप्स अभी भी मौजूद हैं इस एरिया में। अमेरिकन प्रेसिडेंट को जाहिर है नेतन्याहू याद कराते रहते हैं कि जनाब आप इतनी बड़ी सुपर पावर है, आप जंग हार गए हैं, पोजीशन ऑफ वीकनेस से आप मुआहदे कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर कोई डाइवर्जेंस पैदा हुई भी थी इन मिडल ईस्ट के ममालिक की अमेरिका से और लैक ऑफ ट्रस्ट हुआ था, उस ट्रस्ट डेफिसिट को ईरान दोबारा हमले करके दोबारा अमेरिका की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। मेरा मानना यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट पहले ही था। अगर वो अभी वो गैप भर रहा ही नहीं था या भरने पाया ही था तो इन्होंने दोबारा हमले कर दिए। तो इन मुल्कों के पास क्या चॉइस है? जब उनको ये पता लगेगा कि ईरान तो हमें बुली कर रहा है और अगर अमेरिका चला गया तो और ज्यादा बुली करेगा, ये तो टाइम रिप्रोचमेंट का था, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का होना चाहिए था कम से कम इन मुल्कों के दरमियान। अगर कहीं अमेरिकन इंटरेस्ट को वो कर सकते तो कर देते, लेकिन जब टारगेट कंटिन्यूसली अरब मुल्क होंगे तो उनके अंदर एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी के अलावा चॉइस ही नहीं बचेगी सिवाय यू टर्न लेके वापस अमेरिका की तरफ जाएं, जो कि जाहिर है नेतन्याहू भी चाहता है कि अमेरिकन प्रेजेंस यहाँ पे रहे और ये अरब ममालिक के पास, इनके पास चॉइस नहीं रहेगी और ऑब्लिगेटरी हो जाए कि अमेरिका यहाँ से ना जाए, जो फिर ईरान को सूट नहीं करता। ठीक, अच्छा टुवर्ड्स द एंड एक सार से फरमा दीजिएगा, हमारी पोजीशन, हैव वी सॉर्ट ऑफ टेकन अ बैक सीट ऑन दिस? आर वी ट्राइंग टू गो स्लो नाउ, या हमारी इंगेजमेंट, ऑब्वियसली माशाल्लाह यू आर वेरी वेल कनेक्टेड, हमारी इंगेजमेंट वही है जो पहले थी? एक तरफ सुपर पावर है, एक तरफ कॉर्नर्ड और वीकेंड ईरान है, लेकिन हमने दोनों का ट्रस्ट लूज नहीं किया। ये बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी की बात थी। लेकिन अब हमारी लिमिटेशन यही है कि जब एक एस्केलेशन ईरान की एज अ पॉलिसी, एज अ मैटर ऑफ वेपन एंड टूल, एज अ वेपन ऑफ चॉइस, जब वो कहेगा कि जीरो टॉलरेंस है मेरी थ्रेशोल्ड और स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर किसी को नहीं आने दूंगा, मैं हाइट बैक करूंगा, तो फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट पर भी ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि 50,000 ट्रूप्स इस एरिया में हैं, वो कहता है मैं भी हिट बैक करूंगा, क्योंकि पहले ही ज़ायनिस्ट लॉबी और ज़ायनिस्ट मीडिया नेतन्याहू की बैकिंग के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कॉर्नर कर रहा है कि उन्होंने जंग तो हारी है, ये कॉम्प्रोमाइज की तरफ जा रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी अपने आप को रिफ्रेश करते हैं और रीअश्योर करवाते हैं अपना भी, अपने फॉलोअर्स को भी, कि हारा नहीं हूं मैं, बड़ी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर रहा हूं। तो ये अप एंड डाउन होता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी सेंसिटिव इसीलिए है कि दोनों तरफ, क्योंकि हमारी मर्जी से कॉन्सेंट से नहीं हो रहा, हमारी मर्जी से रुकता भी नहीं है, हमारी पोजीशन रहेगा तो अभी भी नहीं गई, लेकिन चैलेंजिंग जरूर है हाउ टू बैलेंस। और ऑब्वियसली पाकिस्तान, आई एम श्योर, क्लोज डोर, और कतर भी कर रहा है, तुर्की भी कर रहा है, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि रिफ्रेन किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यही है कि दोनों तरफ से अभी तक उस तरह कूल डाउन में होते हम सब नहीं देख। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब एयर कमांडर रिटायर्ड जनाब साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक जरूर देने का, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।